हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे। आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म रमा लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारा 4th क्लास है। हमने अपने पिछले क्लास में जो आपका फाइबर टू फैब्रिक और सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक्स हैं, इसके थ्योरी पोर्शन को कवर कर लिया था। ये आपके एनसीईआरटी में क्लास 6th 7th और 8th का 3rd चैप्टर है। फाइबर टू फैब्रिक जो कि आपके 6th और 7th क्लास का 3rd चैप्टर है और सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक्स आपके 8th क्लास का 3rd चैप्टर है। तो इसके थ्योरी पोर्शन को हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। आज हम इससे रिलेटेड इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके 2011 से 21 जनवरी 2024 तक के शिफ्ट में पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने थ्योरी पोर्शन को अच्छे से देखा होगा तो आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। सारा का सारा आपके एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अगर आप पढ़े एनसीईआरटी तो वहीं से पूछा जाता है। और अगर आपने क्लास देख लिया हो थ्योरी पोर्शन का तो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने सारे थ्योरी पोर्शंस के डिटेल में एक एक लाइन को कवर कर लिया है। क्वेश्चन है आपका सीटेट साइंस 2011 में बना कि बेकेलाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस बिकॉज इट इज अ। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है क्योंकि यह एक सबसे पहले हम जानेंगे कि जो बेकेलाइट है ये किसका उदाहरण है। तो बेकेलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। बेकेलाइट और मेलामाइन आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। क्या होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अगर आपने थ्योरी पोर्शन देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है इसको हम अगर एक बार सेट कर दिए, देखिए सेटिंग से ही आपको पता चल जा रहा होगा कि एक बार अगर हम सेट कर दिए तो दोबारा हम इसको पिघला नहीं सकते, दोबारा हम इसको हीट करने पर पिघला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं। जो आपका कुकर का हैंडल हो गया बेकेलाइट में, वो भी बेकेलाइट हैं। जो स्विचेस हो गए वो भी बेकेलाइट हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं वो ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार अगर हम किसी सांचे में ढाल लिए तो उन्हें गर्म करके दोबारा नरम नहीं किया जा सकता। उन्हें हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और कौन कौन से उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिए हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के? तो मेलामाइन और बेकेलाइट। मेलामाइन और बेकेलाइट जो हैं ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार घुमा के क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। बात करें थर्मोप्लास्टिक की, जो थर्मोप्लास्टिक है ये प्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से खराब हो जाता है। और इनको हम गर्म करके आसानी से खराब भी कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, इन्हें हम आसानी से मुड़ा भी सकते हैं। इन्हें हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। इनके उदाहरण में आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है पॉलीथीन और पीवीसी। पीवीसी और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है और बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे पूछा है बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। हमने पढ़ा था अपने पिछले क्लास में कि ये जो बेकेलाइट है यहाँ ये तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। हम बेकेलाइट का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में क्यों करते हैं? क्योंकि ये गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर और इंसुलेटर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के संदर्भ में ये बैड कंडक्टर के संदर्भ में बात करें तो ये गुड नहीं बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बट ये गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दैट्स वाई बिजली का उपकरण बनाने में हम बेकेलाइट का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपका कुकर का हैंडल, स्विचेस वगैरह ये सब आपके बेकेलाइट के उदाहरण हैं। ये याद रखना है कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, उनको हम आसानी से पिघला नहीं सकते। उनको हीट करने पर जब वो एक बार सेट कर दिया गया तो वो दोबारा पिघलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो हीट के बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए
ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। सो देखिए, प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, जैसे कि आपका पॉलीथीन और पीवीसी। ओके, सो जैसे देखिए, जो पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, आपका एक्राइलिक हो गया, टेफ्लॉन हो गया, वो सभी आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। टेफ्लॉन में क्या आता है, टेफ्लॉन से भी क्वेश्चन बनता है कि जो टेफ्लॉन होता है इसमें आपका नॉन स्टिकी जो कुकर वगैरह बर्तन होते हैं, सो वो आपके टेफ्लॉन में आ जाते हैं। सो नायलॉन, एक्राइलिक और जो आपका टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ये हीट करने पर आसानी से पिघल जाएंगे, सो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। देखिए, प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ये आप लोगों को याद रखना है। पॉलीथीन, पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन, एक्राइलिक, ये सब थर्मोप्लास्टिक है। देखिए यहाँ पे दे रखा कि इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। बात करें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, सो कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर यानी कि हीट देकर नरम नहीं किया जा सकता, तो ये आपके थर्मोसेटिंग। देखिए, सेटिंग से ही आप लोगों को समझ लेना है कि एक बार सेट कर दिए गए तो दोबारा इन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते हीट देकर। ओके, सो ये आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। ओके, सो थर्मोसेटिंग जो आपके प्लास्टिक हैं वो एक बार सेट हो जाने के बाद दोबारा उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हीट के बैड कंडक्टर होती हैं, पिघलेंगे नहीं हीट करने पर, एक बार सेट हो गए तो। ओके, जैसे आपका कुकर का हैंडल, स्विचेस वगैरह। सो बेकेलाइट और मेलामाइन इनके उदाहरण है। ये आप लोगों को उदाहरण एकदम अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है। सो देखिए, बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। ये लाइन आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। कभी कभी हीट के संदर्भ में पूछ लेता है, कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में पूछ ले रहा है। तो बेकेलाइट आप लोगों को याद रखना है कि जो बेकेलाइट है ये आपके हीट के संदर्भ में भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब कुचालक है, और विद्युत के संदर्भ में यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के संदर्भ में भी ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। मीन्स कि विद्युत का भी कुचालक है और हीट का भी कुचालक है। ओके, सो यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। और जो मेलामाइन है ये बहुउपयोगी पदार्थ है। इसका उपयोग जैसे कि यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है, यानी कि हीट को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ये किस में प्रयोग किया जाता है, जो मेलामाइन है, तो फर्श की टाइल्स हो गए, रसोई के बर्तन हो गए और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 2012 में बना कि पेट बॉटल्स एंड जार्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एडिबल आइटम्स। जो आपके पेट बॉटल्स और जार्स होते हैं इनका कॉमनली प्रयोग किया जाता है जो खाने पीने की सामग्रियां होती हैं उनको स्टोर करने के लिए। सो पेट किसका एक सुपरिचित प्रकार है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आमतौर पर खाद्य सामग्री को रखने के लिए पेट बोतलें और जारों का प्रयोग किया जाता है। ओके, पेट बोतलें और जारों का प्रयोग किया जाता है, तो पेट किसका एक सुपरिचित प्रकार है। तो देखिए, हमने साफ पढ़ा था कि पॉलीएस्टर, आपके एनसीईआरटी में साफ गिवन है कि पेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीइथिलीन टेराफेथलेट, और पेट आपका जो है वो है एक सुपरिचित प्रकार पॉलीएस्टर का। सो आप लोगों को इतना याद रखना है कि जो पेट है जिसे हम पॉलीइथिलीन टेराफेथलेट कहते हैं, ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ओके, क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो आपके पॉलीएस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है पेट जो आपके पॉलीएस्टर यानी कि पॉलीएस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि आपके क्लोथिंग के फाइबर्स वगैरह, कंटेनर्स ऑफ लिक्विड्स बनाने में, जो भी आपके प्लास्टिक्स के बॉटल्स हैं, जो आपके प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं वो बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो कि जो पेट होते हैं ये वेट में मतलब काफ़ी हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं और काफ़ी लचीले मटेरियल होते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं, इसलिए इनको नष्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इनका जो अपघटन होता है यानी कि डिकम्पोजिशन होता है, तो जो पेट प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं वो कम से कम 450 वर्ष भी लग सकते हैं उनके अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन में। जैसा कि हमें पता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो जल्दी गलते सड़ते नहीं हैं, राइट। सो पेट के उदाहरण कौन कौन से हैं,
तो पेट के उदाहरण जो आपके जिसको हम पॉलीइथिलीन टेरापेथलेट कहते हैं, जो कि एक प्रकार का आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है जो आपके पॉलिएस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको हम इसका प्रयोग मेनली जो आपके प्लास्टिक्स के बॉटल्स हो गए, तार वगैरह हो गए, तो उनको बनाने में पेट का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका पॉलिएस्टर। पेट किसका सुपरिचित प्रकार है? सो डायरेक्ट आप पॉलिएस्टर पे जाएंगे कि ये पॉलिएस्टर फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि पॉलिएस्टर का एक सुपरिचित प्रकार है। देखिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है, मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि जो आपका पेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीएथिलीन टेरापेथलेट, एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार है। किसका? एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। ओके, इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। सो इतना आप लोगों को याद रखना है कि जो भी आपके पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुएं होती हैं, मतलब पॉलिएस्टर फैमिली से बिलोंग करता है ये पेट, जो पेट पॉलीएथिलीन टेरापेथलेट होता है, एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है, इतना याद रखना है। और इसकी उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी सीटेड साइंस 2015 में बना कि द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स आर। देखिए प्लास्टिक का सामान्य विशिष्ट गुण है। सो जैसा कि हमें पता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं आपके, ये आपके ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि टिकाऊ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में भी ड्यूरेबल दिया है, सी में भी ड्यूरेबल दिया है और डी में भी ड्यूरेबल दिया है। बी हम हटा देंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे ड्यूरेबल नहीं दिया है और हमें पता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं यानी कि वो बहुत ही टिकाऊ होते हैं। टिकाऊ जैसे कि आपके घरों में जो प्लास्टिक्स के बने हुए चेयर्स वगैरह होते हैं, टेबल्स वगैरह होते हैं, वो लंबे समय तक चलते हैं ना, वो टिकाऊ होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, राइट। सो आपका ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। आगे चेक करते हैं तो यहाँ दिया है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और यहाँ दिया है लाइट इन वेट। ओके, सी ऑप्शन में दिया है और डी ऑप्शन में दिया है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो जैसा कि हमें पता है कि जो प्लास्टिक्स होता है आपका वो लाइट इन वेट होता है, राइट। लाइट इन वेट मतलब कि अभी मैंने आपको पेट में बताया, जो पेट हमने पढ़ा पॉलीएथिलीन टेरापेथलेट, तो उसमें बताया कि जो प्लास्टिक होता है वो लाइट इन वेट होता है, मतलब वजन में हल्का होता है, राइट। सो मतलब कि वजन में हल्का होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, सो लाइट इन वेट होगा, नॉन रिएक्टिव होता है, राइट। सो आपका हो जाएगा कि जो नॉन रिएक्टिव होता है यानी कि अनअभिक्रियाशील होता है, जिसको हिंदी में हम अनअभिक्रियाशील कहते हैं। सो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ड्यूरेबल होता है, लाइट इन वेट होता है, नॉन रिएक्टिव होता है। सो यहाँ पे हीट वगैरह की बात तो हो नहीं रही है, सो ये ऑप्शन भी हट जाएगा, ये ऑप्शन भी हट जाएगा। बात हो रही है यहाँ प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक आपका ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ होता है, लाइट इन वेट यानी कि वजन में हल्का होता है और नॉन रिएक्टिव होता है यानी कि अनअभिक्रियाशील होता है। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा था क्वेश्चन कि प्लास्टिक के सामान्य विशिष्ट गुण हैं। सो प्लास्टिक इज ड्यूरेबल, लाइट इन वेट और नॉन रिएक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सीटेड साइंस 2016 में बना कि क्वेश्चन है आपका सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। सो ए ऑप्शन है आपका मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक वाइल बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि बेकेलाइट और मेलामाइन है, ये दोनों ही आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिनको एक बार सेट कर दिया गया तो उसको हम दोबारा हीट करके पिघला नहीं सकते। सो बेकेलाइट और मेलामाइन जो है वो आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो यहाँ आप लोगों का क्या दिया है कि मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक वाइल बेकेलाइट इज थर्मोसेटिंग। नहीं, ये गलत हो जाएगा। मेलामाइन भी आपका थर्मोसेटिंग है, ना कि थर्मोप्लास्टिक। सो ये ऑप्शन भी हट गया। बी दिया है आपका कि बोथ बेकेलाइट एंड मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक। सो अभी अभी हमने पढ़ा कि बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग होते हैं, थर्मोप्लास्टिक नहीं होते। पीवीसी और पॉलीथीन आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं। सो बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, राइट। सो ये आप लोगों का आंसर सही हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी है ये आप लोगों का राइट आंसर है कि बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी दिया है कि बेकेलाइट इज थर्मोप्लास्टिक वाइल मेलामाइन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये भी गलत हो जाएगा। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो कि आपकी सीटेड साइंस 3 जनवरी 2022 में बना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, मतलब कि इनमें से कौन सा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है। ओके, सो देखिए यहाँ आपका पूछा है कि सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर यानी कि सबसे मजबूत जो आपका प्राकृतिक तंतु है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिल्क। ओके, सिल्क जो है ये आपका सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु यानी कि सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है जो आपका सिल्क है। ओके, और आप बात करें यहाँ पे हम सबसे मजबूत आर्टिफिशियल फाइबर की, तो अगर यहाँ पे दे दे कि स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल, नेचुरल की जगह अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल में आपका हो जाएगा नायलॉन। ओके, ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर पूछे तो सिल्क हो जाएगा यानी कि रेशम। ओके, सिल्क जो है वो सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है। और जो बात करें हम आपके स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल फाइबर की यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट जो आपके आर्टिफिशियल जो कि मैनमेड होते हैं, तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल फाइबर की बात करें सो वो हो जाएगा आपका नायलॉन। ओके, नायलॉन जो होता है वो सबसे मजबूत आर्टिफिशियल फाइबर है। और एक चीज आप लोगों को और याद रखना है, देखिए रेयॉन से आपका एक क्वेश्चन और बना था कि जो रेयॉन है तो ऐसा कौन सा मैनमेड फाइबर है जो कि आपका आर्टिफिशियल सिल्क है। एक क्वेश्चन ये भी आपके प्रीवियस ईयर में बना है। तो जो मैनमेड फाइबर जो कि आपका आर्टिफिशियल सिल्क है वो है आपका रेयॉन। तो रेयॉन ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि रेयॉन जो है ये आपका आर्टिफिशियल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, और जो आपका एक्राइलिक है तो एक्राइलिक जो होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल ऊल। ओके, एक्राइलिक जो होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल ऊल। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। सो अगर पूछे आर्टिफिशियल ऊल तो आप जाएंगे एक्राइलिक के साथ, और अगर पूछे आर्टिफिशियल सिल्क तो आप जाएंगे रेयॉन के साथ। और जो आपका सिल्क होता है तो इसमें देखिए पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, तो वो हो जाएगा आपका सिल्क। बट जब स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर पूछे तो वो हो जाएगा आपका नायलॉन। ओके, नायलॉन इज स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर एंड सिल्क इज स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। इतना आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 10 जनवरी 2022 में बना कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वी आर एक्टेड बाय अंगारा ऑन बर्निंग वेरियस फाइबर्स ऑन अ कैंडल फ्लेम। देखिए ये सबसे अलग टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मोमबत्ती होती है तो मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न प्रेक्षण नोट किया। ओके, विभिन्न रेशों को जलाने पर अंतरा ने निम्न परीक्षण नोट किया यानी कि प्रेक्षण नोट किया। सो देखिए अंतरा ने मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न फाइबर्स को जलाया। ओके, विभिन्न प्रकार के, जितने प्रकार के मतलब कई तरह के फाइबर्स यानी कि जो आपके रेशे होते हैं तो कई प्रकार के रेशे को जलाया और उसने प्रेक्षण नोट किया कि मतलब अलग अलग टाइप से फाइबर्स जो कि आपके नेचुरल फाइबर्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, तो अलग अलग टाइप्स के फाइबर्स को उसने जलाया और प्रेक्षण नोट किया। तो जो आपका एक्स दिया है वो दिया है बर्न्स विथ ब्राइट लाइट एंड ग्रेइश ब्लैक एश इज लेफ्ट, यानी कि चमकदार रोशनी के साथ जलता है और बाद में उसमें स्लेटी काली राख बच जाती है। तो यहाँ पे देखिए बर्न्स विथ ब्राइट लाइट और क्या बच जाता है तो ग्रेइश ब्लैक एश इज लेफ्ट। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्रेइश ब्लैक एश इज लेफ्ट कि जलने के बाद उसमें स्लेटी काली राख बच जाती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बात की जा रही है सिल्क की। सिल्क जो होता है तो सिल्क ब्लैक जलने के बाद ब्लैक ऐश दे देता है। ओके, देखिए जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो पूरी तरह से जलते हैं और जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो चिपकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि जो किचन वगैरह में या फिर आग के पास सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह जो होते हैं उनको पहन के जाने में जो खतरा होता है, नायलॉन वगैरह होते हैं जो, सो वो चिपकते हैं तो वो मतलब कि पूरी तरह से जलते नहीं है, चिपक जाते हैं। सो उनसे ज़्यादा इंजरी होती है, राइट। सो जो यहाँ पे दिया है कि चमकदार रोशनी के साथ जलता है और स्लेटी काली राख बच जाती है, मतलब जो सिल्क है आपका, सिल्क जलने के बाद ब्लैक ऐश दे देता है। ओके, तो यहाँ पे एक्स आपका सिल्क की बात कर रहा है। वाई दिया है कि बर्न्स बाय कर्लिंग एंड प्रोड्यूस डार्क क्रिस्प ऐश,
सो देखिए, कुंचित होकर जलता है और गहरी दरदरी राख उत्पन्न करता है। सो जो डार्क क्रिस्प ऐश देता है यानी कि गहरी दरदरी राख देता है जलने के बाद, तो उस ये आपका डेनिम हो जाएगा, यानी कि जो ऊल होता है डेनिम हो जाएगा। यहाँ पे ऊल हो गया, डेनिम हो गया। ओके, सो यहाँ बात हो रही है डेनिम की। डेनिम जो होता है ये आपका एक प्रकार का, मतलब कि ये आपका एक नेचुरल फाइबर जो कॉटन है, मतलब कि ये नेचुरल फाइबर कॉटन से बना होता है जो आपका डेनिम होता है। ओके, सो इतना आप लोग याद रखिएगा कि डेनिम इज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर कॉटन। ओके, सो ये बात कर रहा है डेनिम की। बात करें अब जेड की, तो जेड दिया है आपका मेल्ट्स ऑन बर्निंग, यानी कि जलने पर पिघल जाता है। सो जैसा कि हमें पता है कि जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, वो मेल्ट नहीं होते, यानी कि पिघलते नहीं हैं, तो वो तो जल जाते हैं, पूरी तरह से जलते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं, वो चिपकते हैं, वो पिघलते हैं, चिपकते हैं, राइट, उनसे ज़्यादा इंजरी होती है। सो बात यहाँ पे की जा रही है मेल्ट्स ऑन बर्निंग, यानी कि जलने पर पिघल जाता है। सो जो कपड़े आपके जैसे पिघलने लगते हैं, चिपकने लगते हैं जलने पर, तो वो आपके आ जाएंगे जेड वाले में। तो जेड आपका देखिए, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला हमने देखा सिल्क, आप सिल्क से ही आंसर पे पहुंच जाएंगे कि सिल्क, सेकेंड इज डेनिम और थर्ड इज नायलॉन। तो पॉलिएस्टर और नायलॉन जो होते हैं वो जलने पर पिघल जाते हैं या फिर चिपकने लगते हैं। सो ऐसे जो कपड़े होते हैं जो जलने पर पिघल जाते हैं, चिपकने लगते हैं, उनसे इंजरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आग वगैरह के पास जाना चाहिए तो लोग हमें सलाह देते हैं कि जो नायलॉन और पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं वे हमें ज़्यादा वेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो जलने के बाद क्या होता है कि बर्न होने के बाद पिघल जाता है और चिपकने लगता है। सो आपका जो जेड है, तो इसमें आपका आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है आपका थर्ड, सिल्क, डेनिम और नायलॉन, तो यही आपका सही हो जाएगा। ऊल की बात करें तो जो ऊल होता है तो इसमें आपका डार्क क्रिस्प ऐश होता है। ओके, इसमें भी आपका ऊल में डार्क क्रिस्प ऐश होता है। ओके, और बात करें अगर जूट की, तो जूट जो है आपका, तो जूट में हल्का होगा ऐश या फिर होगा ही नहीं ऐश। ओके, तो जूट में ऐश होगा ही नहीं या फिर हल्का होगा। बट जो ऊल होता है इसमें डार्क क्रिस्प ऐश होता है। और जो रेयान होता है ये आपका सिंथेटिक फाइबर है, ऐसा सिंथेटिक फाइबर जो कि आपके ऊड के पल्प से बनता है। इसको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, जो आपके नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि ऊड के पल्प से बनाया जाता है। ओके, सो आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिल्क, डेनिम और नायलॉन। सो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आपके सीटेड साइंस 21 जनवरी 2022 में बना, कि क्वेश्चन है देयर आर मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऊल फ्रॉम सिप। देखिए यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं ऊल, जो सीप होते हैं आपके, तो सीप से ऊल प्राप्त यानी कि ऊन प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स में उनका, मतलब कि सीप्स के जो ऊल वगैरह होते हैं जिनसे सीप से हमें ऊल की प्राप्ति होती है, तो ऊल की जो प्राप्ति होती है उनमें बहुत से स्टेप्स होते हैं, बहुत से चरण इन्वॉल्व होते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स। ओके, सो कौन सा इसमें से करेक्ट चरण है जो आपका प्रोसेसिंग होता है स्टेप वाइज स्टेप, तो कौन सा इसमें से सही स्टेप है। सो देखिए, पहला दिया है ऊन की कटाई, मतलब कि सियरिंग। दूसरा दिया है स्काउरिंग यानी कि अभिमार्जन। तीसरा दिया है सॉर्टिंग यानी कि छटाई। चौथा दिया है आपका डाइंग यानी कि रंगाई। और पांचवा दिया है आपका लपेट कर धागा, रोलिंग। और यहाँ पे दिया है आपका वीविंग यानी कि बुनाई। सो देखिए, हमने अपने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा था कि पहले ऊल जो आपकी ऊल होती है तो वो भेड़ों पर से, उनके मतलब कि जो आपके भेड़ होते हैं तो भेड़ों पर से ऊल की जो सियरिंग की जाती है यानी कि ऊन की कटाई की जाती है। तो भेड़ों पर से उनके बाल को जो होता है तो काटा जाता है, तो उनकी कटाई की जाती है। उसके बाद उनकी स्काउरिंग किया जाता है जिसको हम अभिमार्जन कहते हैं। सो स्काउरिंग में क्या होता है कि उनको साफ सफाई, उनका जो बाल उतारा गया होता है, जो उनके ऊल उतारे गए होते हैं, जो कटाई की गई होती है, तो उनको चिकनाई उनकी की जाती है, साफ सफाई की जाती है, उनकी गर्द को निकाला जाता है, उनकी गंदगी को साफ किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम अभिमार्जन कहते हैं। उसके बाद उनकी छटाई होती है, यानी कि जो भी अच्छे अच्छे जो बाल होते हैं वगैरह होते हैं तो उनको छाटा जाता है। उसमें से जो भी अच्छे ऊल होते हैं तो उनको, जो पतले हो गए, मोटे हो गए, तो पतले को एक तरफ, जो मोटे होते हैं उनको एक तरफ, इसकी छटाई की जाती है। तो ये आपका हो जाएगा सॉर्टिंग। जो अच्छे होते हैं उनको देखा जाता है कि जो अच्छे होते हैं उसको साफ किया जाता है, छाटा जाता है उसमें से। और
बात करें उसके बाद डाइंग की, तो हमने पढ़ा था कि उनके जो बाल होते हैं या तो ब्लैक कलर के होते हैं या फिर व्हाइट कलर के होते हैं। सो उनको कई कलरों में रंगा जाता है, अलग अलग कलर के हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं ना, सो उनको अलग अलग कलरों में रंगा जाता है, डाई की जाती है। बात करें रोलिंग की, तो उसके बाद जब ये प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद उनका लपेट कर धागा बनाया जाता है और धागा बनाने के बाद वीविंग की जाती है, यानी कि बुनाई की जाती है। तो आपका पहला ऑप्शन ही सही है यहाँ पे कि पहले होता है शेयरिंग, उसके बाद स्काउरिंग, उसके बाद सॉर्टिंग, उसके बाद डाइंग एंड रोलिंग इनटू यार्न्स, यानी कि तागा बनाया जाता है, उसका लपेट कर धागा बनाया जाता है और फिर वीविंग, ओके, बुनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 21 जनवरी 2022 के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, एक्स इज ए सिंथेटिक फाइबर, मतलब कि एक्स आपका सिंथेटिक फाइबर है जो कि विच रिसेंबल्स वूल एंड इज यूज टू मेक शॉल्स एंड स्वेटर्स एंड ब्लैंकेट्स, व्हाट कुड एक्स बी। एक्स कोई संश्लेषित रेशा है जो ऊन से मिलता जुलता है और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। एक्स क्या हो सकता है? सो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि कोई एक संश्लेषित रेशा है, मतलब कि जो ऊन से मिलता जुलता है, राइट। और यहाँ पे दिया है कि इसका उपयोग शॉल और स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। ऑप्शन है आपका रेयॉन, एक्राइलिक, नायलॉन और पॉलीएस्टर। सो हमें पता है कि जो आपकी नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग काफी लंबी होती है, राइट। जैसे नेचुरल फाइबर्स अभी हमने ऊल का देखा, तो नेचुरल फाइबर्स में आपकी पहले सीयरिंग, स्काउरिंग वगैरह, मतलब कि पूरा उनकी प्रोसेसिंग लंबी हो जाती है। सो इसलिए वो कॉस्टली आते हैं, राइट। सो इसीलिए इंसानों ने क्या किया, और वो इंसानों को बहुत पसंद आने लगा, तो इंसानों ने उसका मैनमेड फाइबर्स यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स बनाना शुरू कर दिया। सो तब वो मतलब जब सिंथेटिक फाइबर्स बनाने लगे तो वो थी सस्ती आने लगी थोड़ी, मतलब कि उतना कॉस्टली नहीं होता था, और नेचुरल फाइबर्स की प्रोसेसिंग लंबी होती थी इसलिए कॉस्टली होती थी, राइट। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा जो आपका, देखिए यहाँ पे दिया है कि हमने अपने पिछले थ्योरी पोर्शन में भी पढ़ा था कि ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो कि ऊन से मिलता जुलता है, ऊन से आपका मिलता जुलता है, देखिए ऊन से मिलता जुलता है, और इसका उपयोग शॉल, स्वेटर और कंबल बनाने में किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एक्राइलिक। एक्राइलिक एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि संश्लेषित रेशा है जो कि आपके ऊन से मिलता जुलता है, और एक प्रकार इसका उपयोग हम शॉल, स्वेटर, कंबल वगैरह बनाने में करते हैं। सो एक्राइलिक, ये देखिए आप लोग याद रखिएगा कि जो एक्राइलिक है ये एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो कि ऊन से मिलता जुलता है, ओके। सो आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 10 जनवरी 2023 में पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़िए और सही ऑप्शन का चयन कीजिए। इसका असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। अभिकथन आपका दिया है कि पॉलीएस्टर क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। जो आपका पॉलीएस्टर क्लोथ्स होता है वो कॉटन क्लोथ्स से जल्दी सूख जाता है, राइट। ये बात आपका बिल्कुल सही है कि जो आपका पॉलीएस्टर क्लोथ्स है, पॉलीएस्टर क्लोथ्स किस में आ जाएगा, तो सिंथेटिक फैब्रिक्स में आ जाएगा। देखिए जो फाइबर होता है आपका, यानी कि तंतु, ओके, फाइबर जिसे हम हिंदी में तंतु कहते हैं, तो फाइबर से आपका बनता है यान, यानी कि तागा, जिसे हम धागा कहते हैं, और इन्हीं धागों से आपका बन जाता है फैब्रिक्स, यानी कि वस्त्र, ओके। तो जो फाइबर टू फैब्रिक की जो पूरी कहानी है वो यही है आपका कि कैसे हमें फाइबर की प्राप्ति हुई, यानी कि जो हमने नेचुरल फाइबर्स में देखा, जो भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें डायरेक्ट प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो जाते, जैसे आपका कॉटन, ऊल, जूट यानी कि पटसन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सिल्क हो गया। तो जो भी आपके प्लांट और एनिमल से डायरेक्ट मिलते हैं उनको हम आपका कहते हैं नेचुरल फाइबर्स, और जो आपका सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, वो आपके मैनमेड होते हैं, राइट। सो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि जो आपके असर्शन में दिया है कि पॉलीएस्टर क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। सो आपके पॉलीएस्टर क्लोथ्स होते हैं जो वो कॉटन क्लोथ्स से जल्दी सूख जाते हैं। रीजन में क्या दिया है कि सिंथेटिक फाइबर्स अब्जॉर्ब्स वेरी लेस वाटर। जो भी आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। सिंथेटिक फाइबर्स में कौन आ जाएगा, तो आपका पॉलीएस्टर जो है ये सिंथेटिक फैब्रिक्स है। पॉलीएस्टर, नायलॉन, ये आपका सिंथेटिक फैब्रिक्स
है, ओके, सिंथेटिक फाइबर्स है, जो कि आपका बहुत ही लेस वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है, मतलब कि पानी को बहुत ही कम ऑब्जॉर्ब करता है आपके सूती कपड़ों की तुलना में, यानी कि आपके जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनके तुलना में जो आपके पॉलिएस्टर या नायलॉन के क्लोथ्स होते हैं, यानी कि मतलब कि सिंथेटिक फाइबर्स, तो वो आपके क्या करते हैं कि सूती कपड़ों की तुलना में कम अवशोषक माने जाते हैं, यानी कि तेजी से सूख जाते हैं। जैसे आपने नायलॉन वगैरह की टी शर्ट वगैरह देखा होगा, तो क्या होता है कि उसमें पसीने को वो जल्दी सुखा लेता है, और वो कपड़े भी जो नायलॉन वगैरह पॉलिएस्टर वगैरह के बने होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं कॉटन यानी कि सूती कपड़ों की अपेक्षा। तो बात यहाँ पे दोनों सही है। देखिए, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें छिद्र बड़े बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं वो हमने अपने पिछले थ्योरी क्लास में पढ़ा था ना कि जो पॉलिएस्टर के क्लोथ्स होते हैं वो रिंकल फ्री होते हैं, चिकने होते हैं, शाइनी होते हैं, राइट। सो वो क्या होते हैं कि उसमें स्मॉल छिद्र होते हैं, सो वो आपके चिकने होते हैं और स्मॉल छिद्र वाले होते हैं, सो वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते, स्मॉल पोर्स वाले। और लार्ज पोर्स वाले होते हैं जो वो सूती कपड़े, जैसे कि सूती कपड़े जो होते हैं वो लार्ज पोर्स वाले होते हैं, तो वो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, छिद्र बड़े बड़े होते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपका एसर्शन भी सही है, और एसर्शन का जो रीज़न है, पॉलिएस्टर जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स में आता है, तो एसर्शन का रीज़न भी सही है और एसर्शन भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके 20 अगस्त 2023 को पूछा गया कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट यानी कि कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित हो। तो देखिए, कॉलम ए में दिया है प्लास्टिक की बॉटल, ओके, प्लास्टिक की बोतल, तो ये 2 से 5 माह आगे दिया है, 1 से 2 सप्ताह, 10 से 30 दिन, 4 से 4 वर्ष। तो जैसा कि हमें पता है कि जो आपके प्लास्टिक के बॉटल होते हैं तो वो आपके ज़्यादा टाइम, प्लास्टिक के जो चीज़ होते हैं तो वो आपके ज़्यादा टाइम लगाते हैं, ओके, सड़ने गलने में। रेशमी रुमाल दिया है, सूती कमीज दिया है, केले का छिलका दिया है और कागज दिया है। सो देखिए, यहाँ पे आपका आंसर होगा, तो देखिए जो प्लास्टिक की बॉटल है तो ये आपका अनेक वर्ष लेगा, राइट। इसके सड़ने गलने में अनेक वर्ष लग जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक जो होते हैं वो जल्दी सड़ते गलते नहीं है, इनका मतलब डिकम्पोजिशन जल्दी होता नहीं, तो अनेक वर्ष लगेंगे इन्हें गलने सड़ने में। बात करें रेशमी रुमाल यानी कि स्कार्फ की, तो इनकी आपके अपघटन में यानी कि डिकम्पोजिशन में 4 वर्ष लग जाएगा, राइट। बात करें सूती कमीज यानी कि शर्ट की, तो सूती कमीज जो होता है, सूती कपड़ा जो होता है, ये आपका 2 से 5 माह लगता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी एक कॉलम बना के गिवन है, हमने अपने पिछले जो थ्योरी पोर्शन को पढ़ा था उसमें ये सारा कवर किया था। बात करें केले का छिलका, तो देखिए जो भी आपके सब्जी फलों के छिलके हो गए, बचा हुआ भोजन हो गए, तो ये आपके 1 से 2 सप्ताह लगते हैं इनके अपघटन में यानी इनके डिकम्पोजिशन में। अब बात करें कागज की, तो आपका जो कागज है इसके गलने सड़ने में देखिए यहाँ पे साफ दिया है 10 से 30 दिन, ओके। देखिए अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा कागज का, तो हम साफली ऐसे करेक्टली पहुंच जाएंगे क्लियरली कि 10 से 30 दिन जो है वो आपके कागज के गलने सड़ने में यानी कि कागज के अपघटन में, डिकम्पोजिशन में लगता है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा, देखिए आपका ए का होगा 5th और बी का होगा 4th, सी का होगा सूती कमीज यानी कि शर्ट दिया यहाँ पे सूती कपड़ा जो कि 2 से 5 माह होता है, तो सी का आपका पहला हो जाएगा, डी का आपका दूसरा हो जाएगा और ई का आपका तीसरा हो जाएगा। सो 5th 4th, चलिए देखते हैं। यहाँ आपके ऑप्शन नंबर 1 में भी ए का 4th दिया है, सेकेंड में ए का 5th दिया है और 4th में, तो आप अपना यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड में ए का 5th दिया और 4th में ए का 5th दिया है। बी की बात करें तो बी का भी 4th होगा, तो हम इसी से पहुंच जाएंगे अपने आंसर में। हमने देखा कि बी का 4th होगा, सी का पहला, डी का दूसरा और ई का तीसरा। देखिए बी का हमने 4th देखा जो कि आपका रेशमी रुमाल है, जो कि आपका 4 वर्ष लग जाएगा अपघटन में। और सूती कमीज की बात करें, सूती कमीज या फिर शर्ट की, तो ये 2
से 5 माह, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन होगा तो सी का पहला होगा, डी का दूसरा होगा। डी क्या दिया है, केले का छिलका, जो कि आपके 1 से 2 सप्ताह में गलते सड़ते हैं, तो आपका डी का दूसरा हो जाएगा। और ई का तीसरा, तो ई है आपका कागज, जो कि आपके 10 से 30 दिन लगेंगे गलने सड़ने में, सो ई का आपका तीसरा हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, यही चीज़ आपका यहाँ पे इंग्लिश में है, हमने डिस्कस किया ऊपर अभी, प्लास्टिक बॉटल जो कि सेवरल ईयर्स लग जाते हैं, सो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जल्दी गलते सड़ते नहीं हैं। और सिल्क स्कार्फ की बात करें जो कि आपके 4 ईयर्स लग जाएंगे। कॉटन शर्ट की बात करें, यानी कि सूती कपड़े की, या फिर मतलब तो सूती कपड़े कितने लगेंगे, तो 2 से 5 माह लग जाएंगे, 2 से 5 मंथ्स। सो जो भी आपके जल्दी गल सड़ जाते हैं तो उनको हम बायोडिग्रेडेबल यानी कि जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, और जो आपके जल्दी गलते सड़ते नहीं है उनको हम जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ओके, सो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वे वेस्ट होते हैं जो कि आपके नेचुरली प्लांट या एनिमल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं और जल्दी गल सड़ जाते हैं, जैसे आपकी ग्रीन गार्बेज हो गए, फूड वेस्ट हो गए, पेपर वेस्ट हो गए, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हो गए, तो मतलब कि जो भी आपके किचन वेस्ट हो गए वे सभी आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। ओके, और जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वे हो गए आपके प्लास्टिक्स की, ये जो प्लास्टिक बॉटल है तो प्लास्टिक की थैलियाँ हो गई, टीन हो गए, आपके एल्युमिनियम हो गए, और अन्य जो धातुओं के डिब्बे होते हैं जिनको गलने में 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं, वे आपके जैव अनिम्नीकरणीय यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। और जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं जो आपके जल्दी गल सड़ जाते हैं वे आपके जैव निम्नीकरणीय यानी कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं, जैसे आपका ऊनी वस्त्र हो गया, लकड़ी हो गया, सूती कपड़ा हो गया, ओके, कागज हो गया आपका, तो ये सभी सब्जी हो गए, फल के छिलके हो गए, बचे हुए भोजन हो गए, तो वे आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाते हैं। बात करें बनाना पील की तो ये आपके 1 to 2 वीक्स में गलते सड़ते हैं। पेपर की बात करें तो 10 से 30 दिन में। ओके, सो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेनली जो प्लास्टिक होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, हमने वो डिस्कस कर लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपके 11 जनवरी 2023 के शिफ्ट में बना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपका असर्शन और रीजन वाला है क्वेश्चन। आपका अभिकथन जो दिया है वो दिया है सिंथेटिक क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, सेम यही क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है, आपके 11 जनवरी के भी शिफ्ट में बना है। यही क्वेश्चन हमने आपके 10 जनवरी 2023 वाले में भी डिस्कस किया और यही क्वेश्चन 11 जनवरी 2023 में भी पूछा गया। बस यहाँ पे आपके वहाँ पे पॉलिएस्टर क्लोथ्स दिया था और यहाँ पे आपका दिया था स्मॉल पोर्स। ओके, सो आपका अभिकथन जो है सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं वो आपके जल्दी सूख जाते हैं कॉटन क्लोथ्स की अपेक्षा। तो बात बिल्कुल सही है कि कॉटन क्लोथ्स की अपेक्षा जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं यानी कि जो संश्लेषित कपड़े होते हैं वो आमतौर पर सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं। राइट, इसका रीजन दिया है सिंथेटिक फैब्रिक्स हैव लार्ज पोर्स। बात यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है। जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं इनमें लार्ज पोर्स नहीं होते। कॉटन के कपड़े में जो होते हैं, कॉटन के कपड़े उनमें लार्ज पोर्स होते हैं, सूती कपड़ों में लार्ज पोर्स होते हैं, तो वे पानी ज्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उनके जो छिद्र होते हैं वे बड़े होते हैं। तो कॉटन के कपड़े में छिद्र बड़े बड़े होते हैं इसलिए वे पानी ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो आपके सिंथेटिक क्लोथ्स होती हैं उनके जो छिद्र होते हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स जो होते हैं जैसे आपका पॉलिएस्टर या नायलॉन हो गया, तो जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं उनके जो छिद्र होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, वे पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ओके, सो वे जल्दी की मतलब कि पानी को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते तो वे जल्दी सुखा देते हैं। जैसे कि आप कोई भी अगर नायलॉन वगैरह पॉलिएस्टर वगैरह से बने कपड़े आप यूज करते होंगे तो पसीने वगैरह को जल्दी सुखा देते हैं, पानी को जल्दी सुखा देते हैं। तो पॉलिएस्टर के कपड़े जो होते हैं चिकने होते हैं और स्मॉल छिद्र होते हैं। सो देखिए ये जो सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं इनमें स्मॉल पोर्स होते हैं ना कि लार्ज पोर्स। तो आपका रीजन गलत है, असर्शन सही है। सो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है आपका ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपका असर्शन यानी कि अभिकथन सही है और कारण गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे हिंदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सीटेड साइंस 29 जनवरी 2023 में पूछा गया कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन सा सिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है। सो अगर आपने थ्योरी पोर्शन देखा होगा तो हमने वहाँ पे ये क्वेश्चन कराया था, जो कि आपका देखिए पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर और सीवीकल्चर। तो जो सेरीकल्चर आपका होता है
वो आपके जैसे सेरीकल्चर जो हो गया, हमने अपने पिछले थ्योरी पोर्शन में पढ़ा कि जो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन होता है, तो वही आपके सेरीकल्चर में आ जाता है। जैसे कि रेशम के कीटों को पाला जाता है, तो जो भी आप रेशम के कीट का कल्टीवेशन होता है, रेशम के कीटों का पालन या रेशम का जो उत्पादन होता है, तो वही आपके सेरीकल्चर में आ जाता है। और बात करें यहाँ पे सिल्वीकल्चर की, तो जो सिल्वीकल्चर है इसका प्रयोग मुख्यतः जो सिल्वीकल्चर ये वन और वन्य संसाधन जो होते हैं, तो वन और वन्य संसाधन के विकास तथा गुणवत्ता वर्धन का विज्ञान एवं कला जो सिल्वीकल्चर है उसको हम कहते हैं। सिल्वीकल्चर मेनली आपका वन संसाधन से जुड़ा हुआ है। ओके, सो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सेरीकल्चर की बात करें तो सेरीकल्चर हमने देख लिया, रेशम कीट को यूज या उनके कल्टीवेशन जो होते हैं वो सेरीकल्चर में होते हैं। बात करें मॉरीकल्चर की, सो ये ऑप्शन आपका सही है। मॉरीकल्चर जो है, ये मॉरीकल्चर जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके लिए चारा प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो शहतूत के पौधों की खेती की प्रक्रिया होती है, तो ये आपका मॉरीकल्चर में आ जाता है। जैसे कि हम शहतूत के पौधों की खेती करते हैं ताकि जो सिल्क वार्म होते हैं आपके जो कीट होते हैं, तो वे उनकी पत्तियों को खा सके। सो जो भी आपके मलबरी की पत्तियां होती हैं, तो उनके कल्टीवेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपके मॉरीकल्चर में आता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सिल्वीकल्चर जो है ये वन संसाधन से जुड़ा हुआ है। और बात करें थर्ड ऑप्शन की, तो सेरीकल्चर आपका रेशम के कीट से जुड़ा हुआ है, बट एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी से जुड़ा हुआ है। राइट, जो एपीकल्चर होता है ये आपकी हनी बी से जुड़ा हुआ है। मधुमक्खी पालन और मधुमक्खियों का जो प्रबंधन और अध्ययन होता है, सो स्टडी ऑफ हनी बी इज एपीकल्चर। सो बात करें अब फोर्थ ऑप्शन की, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। बात करें फोर्थ ऑप्शन की, तो सेरीकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, ये तो फ्लावरिंग से रिलेटेड है, फ्लोरिकल्चर, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका सही आंसर होगा, सेरीकल्चर एंड मॉरीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी सीटेड साइंस दिसंबर 2021 के शिफ्ट में बना कि द मेजर रीजन फॉर यूजिंग बेकेलाइट फॉर हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर इज, प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि, देखिए इसी से रिलेटेड हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया कि बेकेलाइट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज क्यों किया जाता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बनाने में क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। राइट, सो आप बात करते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बना है कि प्रेशर कुकर के हैंडल, यानी कि जो प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बेकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण क्या है। सो जैसा कि हमें पता है कि ये जो बेकेलाइट होता है ये हीट का भी बैड कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बैड कंडक्टर होता है। सो हैंडल तक हीट पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से हम हैंडल को आसानी से पकड़ पाते। राइट, सो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जो बेकेलाइट है वो हीट का बैड कंडक्टर है। सो हैंडल जो है प्रेशर कुकर है, तो यहाँ पे हीट के संदर्भ में पूछा है क्वेश्चन। सो देखिए ऑप्शन दिया है आपका इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड पूछा होता तो आपका हो जाता बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो बेकेलाइट है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। बट यहाँ पे हैंडल, प्रेशर कुकर के हैंडल की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हीट की बात हो रही है, तो हीट के संदर्भ में पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट कि इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सीटेड साइंस 11 जनवरी 2023 में बना कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। और एसर्शन दिया है सिंथेटिक क्लोथ्स ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लोथ्स। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड लग गया है, ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। एसर्शन भी सही है इसका, सिंथेटिक फैब्रिक्स हैव लार्ज पोर्स, नहीं स्मॉल पोर्स होता है, तो रीजन गलत है। सो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, इसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। ये देखिए आपका अभी रिसेंटली जो 21 जनवरी 2024 का एग्जाम हुआ उसमें बना था क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका H1 दिया है रेयॉन एक संश्लिष्ट तंतु है, यानी कि रेयॉन इज ए सिंथेटिक फाइबर्स। बात बिल्कुल सही है कि जो रेयॉन है आपका ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। ओके, H2 जो दिया है रेयॉन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यही बात यहाँ पे गलत हो जा रहा है। रेयॉन को हम नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि नेचुरल रॉ मटेरियल के प्रयोग से बनाते हैं, जो कि आपका ऊड का पल्प होता है, यानी कि लकड़ी की जो लुगदी होती है उस रॉ मटेरियल का प्रयोग करके हम रेयॉन को बनाते हैं। उस रॉ मटेरियल का प्रयोग करके उस पर रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन करा करके हम रेयॉन को बनाते हैं। ये एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है, यानी कि मैनमेड फाइबर
फाइबर है इसे हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल रॉ मटेरियल का प्रयोग करके बनाया जाता है जो कि आपका लकड़ी का लुगदी होता है। सो आपका S1 तो सही है लेकिन S2 गलत है। सो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। ओके, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये रेशम के जीवन चक्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सो जो भी आपका हमने यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया है तो यही सारा क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर जगह यही सबसे क्वेश्चन बना है, बस आपका ऑप्शन इधर उधर करके दे दिया है, कहीं एसर्शन रीजन में दे दिया है तो कहीं S1 S2 करके या फिर मैच द फॉलोइंग करके दे दिया है। सो ये था आपका पूरा फाइबर टू फैब्रिक, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक से बने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्लास हेल्पफुल लगी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।